तो कैसे हो मेरे प्यारे साथियों। मैं मिस्टर आज आपके सामने एक ऐसी भयानक घटना लेकर आया हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देने वाली है। अक्सर आप सभी का दूसरे शहरों में आना जाना लगा रहता होगा और कभी कभार आधी रात को भी अर्जेंट काम पड़ जाए तो निकलना ही पड़ता है। और खास करके मेट्रो जैसे शहरों में काम करने वाले लोग तो इस चीज को अच्छे से समझते हैं। तो ऐसे ही एक शख्स थे जो वैसे तो दिल्ली के रहने वाले थे, लेकिन उनका काम था मुंबई और नासिक में। तो एक बार अर्जेंट में उनको नासिक से मुंबई के लिए जाना पड़ा। अब क्योंकि वह आधी रात का समय था और आधी रात को बस मिलना बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि उन्होंने कोशिश की थी कि वह ट्रेन से चले जाएं, लेकिन लेट होने के कारण उनको ट्रेन मिल नहीं पाई। तब वह बस स्टैंड पर पहुंचे तो वहां पर उन्हें कुछ नहीं मिल पाया। तो वहां पर वो बड़ी दुविधा में फंस गए थे। तब उनके साथ एक ऐसी घटना होती है जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। हालांकि जो घटना मेरे पास पहुंची है वह उस शख्स ने मुझे नहीं बताई है, क्योंकि वह शख्स तो उस घटना में जिंदा नहीं बच पाया था, क्योंकि किसी और को बचाते हुए उसने अपनी खुद की जान की कुर्बानी दे दी। लेकिन जिस इंसान की जान उसने बचाई उसने हमें इस पूरे वाक़े के बारे में बताया, और वह दूसरा इंसान भी उन्हीं की तरह भटक रहा था और वह भी इस जाल में फंस गया। और यह घटना उन लोगों के लिए बड़ी ज़रूरी है जो रात में बेरात अक्सर सफ़र करते रहते हैं और अनजान जगह पर, अनजान शहरों में हम न तो किसी बस ट्रेन आदि को पहचानते हैं और न ही वहाँ के रूट के बारे में जानते हैं। तो ऐसे समय में आपके साथ अगर कुछ अनहोनी हो जाए तो फिर क्या किया जाए, और इन चीज़ों के बारे में कितनी ही सावधानी बरत लो। छलावा भी इस प्रकार की चीज़ है कि आपको पूरी तरह से भ्रम में डाल देते हैं, और जब तक आपको होश आता है उस छलावे का पर्दा आपकी आंखों के सामने से हटता है, तब तक हम बहुत कुछ दांव पर लगा चुके होते हैं। तो कुछ ऐसा ही हुआ था इन दो बंदों के साथ। तो चलिए जानते हैं उनकी आप बीती। और जो साथी पहली बार आए हैं, अगर वह हमारी फैमिली से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। NH3 जो मुंबई और नासिक के रास्तों को जोड़ता है, उसी हाईवे पर पड़ने वाला इगतपुरी इलाके का एक बस स्टैंड जो शरद पूर्णिमा की रात को सुनसान पड़ा था। रात 9 बजे तक कुत्ते भी भौंक रहे थे, लेकिन कुछ ही देर में वो कुत्ते भी कहीं छिप गए। सत्यम दिल्ली का रहने वाला एक नौजवान जो पिछले 3 महीने से नासिक में जॉब कर रहा था और काम के सिलसिले में ही 2 दिन से इगतपुरी में ही रुका हुआ था। लेकिन उस रात उसे एक अर्जेंट काम से मुंबई के लिए निकलना पड़ा। उसके दोस्त बबलू ने उसे बताया था कि रात 8 बजे एक बस मुंबई के लिए रवाना होती है। वैसे बबलू ने सत्यम को ट्रेन से जाने का सुझाव दिया था, लेकिन जब तक सत्यम रेलवे स्टेशन पहुंचा, मुंबई जाने वाली ट्रेन जा चुकी थी और ऊपर से रात भी हो चुकी थी। ऐसे में पैसेंजर ट्रेन में चोर उचक्कों का मिलना आम बात थी, और पिछले कुछ दिनों से स्टेशन और ट्रेन में चोरी की घटनाएं काफी बढ़ भी चुकी थी। वहीं दूसरी ओर सत्यम के पास काफी कैश भी था, इसलिए वह रिस्क नहीं लेना चाहता था और इसीलिए उसने बस से जाने का फैसला किया। ट्रैफिक की वजह से उसे बस स्टैंड पहुंचने में भी थोड़ा समय लग गया। जब वह पहुंचा तो पाया कि बस भी जा चुकी है। उसने आसपास लोगों से पूछने की कोशिश की, लेकिन वहां उसे कोई नजर नहीं आया। स्टेशन लगभग खाली हो चुका था, बस काउंटर भी बंद हो चुके थे। यात्रियों का भी कुछ अता पता नहीं था। कुछ कुत्ते भौंक जरूर रहे थे जो कि सत्यम के मन में डर पैदा कर रहे थे, लेकिन इंसानों की आवाजाही बंद हो चुकी थी। सत्यम को समझ नहीं आया कि अब वह क्या करें। उसका एक मन कह रहा था कि वह वापस स्टेशन चला जाए और ट्रेन पकड़कर ही मुंबई पहुंचे, और दूसरा मन कह रहा था कि यहीं थोड़ी देर इंतजार कर ले, हो सकता है नासिक से आने वाली कोई बस उसे मिल जाए। सत्यम यूं ही कुछ 15 से 20 मिनट उस बस स्टैंड पर रुकता है, फिर वह रेलवे स्टेशन की तरफ चल देता है। सत्यम बस स्टैंड से लगभग 15 या 20 कदम ही चला था और बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था कि शायद कोई ऑटो वाला आए और वह स्टेशन जाए, लेकिन अफसोस उसे कोई भी ऑटो वाला या रिक्शा नजर नहीं आया। फिर उसने पैदल ही स्टेशन तक जाने की सोची। बैग में कैश था, इसीलिए सत्यम को हर आहट पर डर लग रहा था।
वह जब भी इधर उधर देखता उसे कुछ भी नजर नहीं आता। सत्यम किसी भी ऑटो वाले के लिए रुकता नहीं है, बल्कि चलता जाता है। वह सोच रहा था कि चलते चलते ही कोई ऑटो या रिक्शा मिल जाएगा तो उसी में बैठकर स्टेशन चला जाएगा, लेकिन शायद उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। वह इगतपुरी बस स्टेशन से काफी आगे तक आ गया था, लेकिन उसे एक भी ऑटो या रिक्शा नहीं दिखा। लेकिन हाँ, उस सुनसान सड़क पर उसे एक लड़की दिखाई देती है जिसके हाथ में एक हैंडबैग था। वह लड़की भी सड़क पर इस तरह से चल रही थी जैसे ऑटो का इंतजार कर रही हो। उस लड़की को देखकर सत्यम के अंदर एक हिम्मत आई। सत्यम ने हिम्मत करके उस लड़की से करीब जाने की सोची। हालांकि वह डर रहा था कि कहीं लड़की उसे देखकर घबरा ना जाए, लेकिन उस समय सत्यम अपने लिए डरा हुआ था क्योंकि उसके पास पैसा था। फिलहाल सत्यम हिम्मत करके उस लड़की के करीब जाता है और उससे कहता है, अरे सुनो मैडम। लड़की पीछे पलटकर देखती है। लड़की की आंखें भूरी थी और चेहरा दूध सा गोरा था। गले से दुपट्टे को चिपकाए हुए वो खूबसूरती की बला लग रही थी। सत्यम एकटक उसे देखता है, फिर अगले ही पल उसके चेहरे से नजर हटाकर कहता है, मैडम, यहां कोई ऑटो या रिक्शा नहीं चलता क्या? उस लड़की ने मुस्कुराकर कहा, बहुत चलते हैं। सत्यम ने कहा, लेकिन मैं पिछले 15 से 20 मिनट से लगातार चल रहा हूं। मुझे एक भी ऑटो या रिक्शा नहीं मिला और ना ही लिफ्ट के लिए कोई बाइक या कार नजर आई। मुझे स्टेशन तक जाना है ताकि मैं मुंबई जा सकूं। वैसे मैं बस का इंतजार कर रहा था कि शायद कोई बस आ जाए, लेकिन पता चला कि लास्ट बस 8 बजे की ही थी। अब कोई दूसरी बस नहीं है। इगतपुरी बस स्टैंड पूरी तरह से खाली हो चुका है। उस लड़की ने अपने बालों को संवारते हुए कहा, अरे तो आप इतने परेशान क्यों होते हैं? आपको बस से मुंबई जाना है ना? सत्यम कहता है, हाँ। वह लड़की कहती है, मुझे पता है इस समय बस कहां से मिलेगी। आओ मेरे साथ चलो। अब सत्यम एक नादान लड़का था। भला वह लड़की पर कैसे शक करता, इसीलिए वह उस लड़की के पीछे चल देता है। वो लड़की सड़क के किनारे होते होते सत्यम को एक कच्चे रास्ते की ओर ले जाती है। तब जाकर सत्यम के मन में थोड़ा डर पैदा होता है। वह उस लड़की से पूछता है, ये तुम कहां जा रही हो? ये तो कच्चा रास्ता है, कहीं जंगल की तरफ जाता है शायद। वह लड़की कहती है, नहीं, मैं तुम्हें एक बस स्टैंड ले जा रही हूं। यहां से कुछ लोकल बस जाती हैं जो तुम्हें मुंबई तक पहुंचा सकती हैं। समय थोड़ा ज्यादा लेती है, लेकिन हां, तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देंगी। सत्यम उस लड़की पर विश्वास कर लेता है और कुछ कदम उसके साथ आगे बढ़ता है। तब उसे एक पुराना टूटा फूटा खंडहर सा बस स्टैंड दिखाई देता है, जहां पर कुछ बेंच पड़ी हुई थी और एक टूटा हुआ टीन शेड पड़ा था। एक पुराना खंडहर सा काउंटर भी था जिसकी खिड़की पर अब कोई जंगला तक नहीं था। वहां कोई रोशनी भी नहीं थी। उस बस स्टैंड को देखकर सत्यम के शरीर में एक सिहरन दौड़ती है। वह नहीं जानता था कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन कुछ पल के लिए उसकी सांसें थम सी जाती हैं और सत्यम कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं कर पाता। वह लड़की सत्यम से कहती है, तुम यहां बैठो, मैं टिकट लेकर आती हूं। इतना कहकर वह लड़की चुपचाप टिकट काउंटर पर चली जाती है। टिकट काउंटर के दूसरी ओर अंधेरा ही अंधेरा था। सत्यम टिकट काउंटर से अच्छी खासी दूरी पर बैठा था। उसे काउंटर के अंदर का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि वह एक नाकाम कोशिश कर रहा था कि झांक सके आखिर उस काउंटर के अंदर कोई है भी या नहीं, लेकिन सत्यम को कुछ भी दिखाई नहीं देता और फिर जल्द ही वह लड़की भी सत्यम के पास आकर बेंच पर ही बैठ जाती है। सत्यम उस लड़की से पूछता है, तो टिकट ले ली तुमने? वह लड़की कहती है, हाँ, टिकट मेरे पास ही है, तुम बेफिक्र रहो। सत्यम कहता है, क्या मैं टिकट देख सकता हूं? सत्यम इतना ही कहता है और तभी उसके कानों में बस के हॉर्न की आवाज आती है, जिससे वह एकदम घबरा जाता है और उछल जाता है। वह लड़की सत्यम को संभालती है और कहती है, अरे क्या हुआ, डर क्यों गए? बस आ गई है। सत्यम अपने आप को संभालता है और अपने बाल ठीक करते हुए कहता है, हाँ, वो अचानक से हॉर्न बजाना, इसलिए थोड़ा डर गया। बस हॉर्न को बजाते हुए ठीक सत्यम और उस लड़की के सामने खड़ी हो जाती है। लड़की हाथ से इशारा करती है ताकि सत्यम बस पर चढ़ सके।
सत्यम अपने दाएं बाएं देखता है। उसे थोड़ा अजीब लग रहा था कि यह कैसा अजीब सा बस स्टैंड है, यहाँ पर कोई है भी नहीं। और इस लड़की की हिम्मत तो देखो, इतने सुनसान बस स्टैंड पर एक लड़की के साथ अकेले आ गए। सत्यम जैसे ही बस में कदम रखता है, वह और भी ज्यादा हैरान रह जाता है। बस में बस कंडक्टर और बस ड्राइवर के अलावा कोई दूसरा शख्स मौजूद नहीं था। सत्यम के कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे, लेकिन तभी वह लड़की सत्यम के पीछे आ खड़ी होती है और कहती है, क्या हुआ सत्यम, रुक क्यों गए, सीट पर बैठो। सत्यम तुरंत चौंक जाता है कि आखिर इस लड़की को मेरा नाम कैसे पता, अभी तक तो मैंने इसे अपना नाम बताया भी नहीं। सत्यम हैरानी से उस लड़की को घूरने लगता है। वह लड़की एक बार फिर मुस्कुराकर कहती है, क्या हुआ, इस तरह से क्या देख रहे हो, बैठो, बस चल पड़ेगी। सत्यम चुपचाप एक खिड़की वाली सीट पर बैठ जाता है। वह लड़की भी सत्यम के बराबर में बैठ जाती है। सत्यम और उस लड़की के बैठते ही वह बस तुरंत स्टार्ट हो जाती है और आगे बढ़ती है। कहीं ना कहीं सत्यम थोड़ा सुकून महसूस कर रहा था कि चलो, उसे अब बस तो मिल गई। वह चैन सुकून से बैठा ही था कि अचानक उस लड़की ने सत्यम से कहा, सत्यम, ये खिड़की बंद कर दो। अपना नाम सुनकर एक बार फिर सत्यम का माथा ठनका और इस बार उसने उस लड़की से पूछ ही लिया, सुनो, क्या मैंने तुम्हें अपना नाम बताया था? मुझे लगता है हमारी इस बारे में कोई बातचीत नहीं हुई है। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? तब वह लड़की कहती है, तुम्हारे हाथ पर तुम्हारा नाम गुदा हुआ है। यह सुनते ही सत्यम तुरंत अपनी कलाई पर देखता है। तब वह मन ही मन मुस्कुराता है और कहता है, मैं भी कितना बेवकूफ हूं, बेकार में ही डर गया था। सत्यम उस लड़की से पूछता है, अच्छा, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? वह लड़की कहती है, मेरा नाम पूनम है। सत्यम पूछता है, और तुम्हें कहां जाना है? पूनम कहती है, तुम्हारे साथ। यह सुनते ही सत्यम अजीब तरह से मुंह बनाता है और कहता है, मेरे साथ मतलब? अगले ही पल पूनम हंसते हुए कहती है, मेरा मतलब तुम्हारे साथ मुंबई ही जाना है, मुंबई में मेरा घर है। सत्यम कहता है, ऐसा कहो ना, वैसे ये बस इतनी खाली क्यों है? पूनम कहती है, इतनी रात को कौन ही कहीं जाता है, जरूरी कामकाज के लोग ही बाहर निकलते हैं और यह बस खास तौर पर उन्हीं के लिए चलती है। यह सुनकर सत्यम को फिर अजीब लगता है कि यह बस खास उन लोगों के लिए चलती है जिन्हें अर्जेंट जाना होता है और लोगों को इस बस के बारे में पता भी नहीं। ऐसा कैसे मुमकिन है? सत्यम पूनम की बात को खत्म करते हुए खिड़की के बाहर झांकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पूनम थोड़ा गुस्से में कहती है, सत्यम, ये खिड़की बंद क्यों नहीं करते? सत्यम को फिर अजीब लगता है, लेकिन वह खिड़की बंद कर देता है। अगले ही पल सत्यम की नजर बस की सारी खिड़कियों पर जाती है जो कि बंद थी। उमस भरे दिन चल रहे थे, ऐसे में बंद खिड़की से बस में और भी घुटन होने लगी थी। लेकिन सत्यम बेचारा क्या करता? वह पूनम को कष्ट नहीं देना चाहता था, इसलिए शांति के साथ बैठा रहा। कुछ ही देर में सत्यम को अजीब सी जलन की बू आने लगी। सत्यम सोचता है कि ये जलने की बू कहां से आ रही है। खिड़की दरवाजे सभी तो बंद हैं। सत्यम पूनम से कहता है, पूनम, क्या तुम्हें जलने की बू नहीं आ रही? पूनम कहती है, ये बू तो आम है। सत्यम हैरानी से कहता है, क्या आम? लेकिन ऐसे कैसे? कोई चमड़ा जला रहा है, मैं बाहर देखता हूं। इतना कहकर सत्यम खिड़की खोलने ही वाला था कि तभी पूनम उसका हाथ पकड़कर रोक देती है। अरे, ये क्या कर रहे हो? सत्यम तुरंत खड़ा होता है और कहता है, अरे, देख रहा हूं, आखिर बाहर क्या जल रहा है, दुर्गंध बढ़ती जा रही है। पूनम कहती है, खिड़की खोलने पर दुर्गंध और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। खिड़की खोले बिना ही इतनी दुर्गंध है। सत्यम हैरान परेशान सा बैठ जाता है। उसे अब ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। वो समझ चुका था कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। सत्यम खुद को कुछ देर शांत रखता है ताकि पूनम का ध्यान उसकी ओर से हट सके। फिर जैसे ही पूनम अपनी आंखें बंद करके सीट से टेक लगाती है, सत्यम पूरी फुर्ती से साथ एक ही झटके में खिड़की खोल देता है। फिर वह बाहर जो नजारा देखता है, उसे देखकर सत्यम की आंखें फटी रह जाती हैं। सत्यम को बस के बाहर केवल आग ही आग नजर आ रही थी। ऊंची ऊंची चिंगारियां किसी पटाखे की तरह फूट रही थी।
सत्यम को अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। अचानक सत्यम को अपने कंधे पर किसी हाथ की पकड़ का एहसास होता है। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई जोर से उसका कंधा दबा रहा है। सत्यम जैसे ही पीछे पलट कर देखता है तो पाता है कि पूनम एक भयानक रूप लिए उसके सामने खड़ी है। पूनम का आधा चेहरा जला हुआ है। जली हुई खाल से मांस ऐसे गिर रहा है जैसे मोम गिर रहा हो। सत्यम की नजर बस में इधर उधर पड़ती है तो उसे बहुत सारे लोग चिल्लाते हुए नजर आ रहे थे और सभी के सभी आग में झुलसे हुए थे। वे लोग एक दूसरे के ऊपर ऐसे गिर रहे थे जैसे अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हों। कुछ लोग बस के दरवाजे पर खड़े थे और दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे। वो नजारा देखकर सत्यम की चीख निकल जाती है। सत्यम पूनम को धक्का देता है और तुरंत दरवाजे की ओर भागता है। तभी अचानक बस का कंडक्टर सत्यम का हाथ पकड़ लेता है। बस कंडक्टर का हाथ भी झुलसा हुआ था और हाथ से आग निकल रही थी। बस कंडक्टर जैसे ही सत्यम का हाथ पकड़ता है तो सत्यम का हाथ भी झुलसने लगता है। यह देखकर सत्यम तुरंत अपना हाथ झटककर खुद को कंडक्टर से अलग करता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह बस का दरवाजा कैसे खोले, क्योंकि दरवाजे पर पहले से ही 2-3 लोग चढ़े पड़े थे। तभी उसकी नजर दोबारा पूनम पर पड़ती है, जो कि सत्यम को देखकर जोर जोर से हंस रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूनम को दर्द ही नहीं हो रहा और पूरी बस को दर्द हो रहा है। सत्यम घबराता हुआ कहता है, मुझे जाने दो, यह दरवाजा खोलो, मुझे बाहर जाना है। लेकिन सत्यम जितनी बेबसी से ये शब्द कह रहा था, पूनम उतना ही जोर से हंस रही थी। तभी उसके कानों में बस ड्राइवर के हंसने की आवाज भी आती है और फिर धीरे धीरे जो लोग अब तक दर्द से चीख रहे थे वे लोग सत्यम पर हंसने लगते हैं। सत्यम को समझ नहीं आता कि वह इस बस से बाहर कैसे निकले। फिर अचानक उसकी नजर उसी खिड़की पर पड़ती है जहां पर वह बैठा हुआ था। वह हिम्मत करके वापस अपनी सीट पर जाता है और पूनम को धक्का देकर अलग करता है। सत्यम यह नहीं देखता कि वह खिड़की से ठीक से बाहर निकल पाएगा या नहीं, लेकिन खिड़की तोड़कर बस के बाहर कूद जाता है। वह जैसे ही बस के बाहर कूदता है तो लुढ़कता हुआ सड़क के किनारे चला जाता है। जब उसकी नजर बस पर पड़ती है तो वह देखता है कि बस आग में झुलसी हुई सड़क पर तेज रफ्तार के साथ दौड़ी चली जा रही है। देखते ही देखते वह बस सत्यम की नजरों से बहुत दूर चली जाती है और एक वक्त में वो बस नजर आना ही बंद हो जाती है और सत्यम राहत की सांस लेता है। वह अपने आसपास देखता है तो खुद को एक सुनसान जंगली इलाके में पाता है। वह कोई घना जंगली इलाका नहीं था, बस हाँ, आसपास कुछ पेड़ पौधे जरूर थे। सत्यम यह भी नहीं जानता था कि आखिर वो किस स्थान पर उतरा है। वो अपने चारों तरफ देखता है तो उसे केवल लंबे वृक्ष ही दिखाई देते हैं। वह अपने आप को संभालता है और खड़े होकर इधर उधर जाकर रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है। फिर अचानक उसके कदम रुक जाते हैं, क्योंकि उसके सामने वही टिकट काउंटर था जहां से पूनम ने बस में जाने के लिए टिकट खरीदी थी। उसे वही बेंच दिखाई देती है जिस पर कुछ देर पहले वह बैठा हुआ था। उस जगह को देखकर सत्यम की रूह कांप जाती है। उसके रोंगटे खड़े होने लगते हैं। सत्यम को यकीन नहीं होता कि वह यहाँ कैसे आया। पूनम को देखकर सत्यम जल्दी से एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और बार बार पूनम को झांक कर देखता है। इसी बीच जब एक बार सत्यम पूनम को झांक कर देख रहा था तब उसकी नज़र बेंच पर जाती है। वहां पर उसे एक नौजवान लड़का दिखाई देता है जो लगभग उसी की उम्र का था। उसके कंधे पर एक बैग टंगा हुआ था और हाथ में मोबाइल फोन था। चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। वह लड़का सिगरेट के लंबे लंबे कश लगा रहा था। सत्यम देखता है कि एक बार फिर पूनम मुस्कुराती हुई उस लड़के के पास आती है और उसके बराबर में बैठ जाती है। वे दोनों आपस में कुछ बातें करने लगते हैं और तभी सत्यम की नजर दूर से आती हुई एक बस पर पड़ती है। बस का हॉर्न ठीक उसी तरह बज रहा था जैसा कुछ देर पहले बजा था। उस हॉर्न को सुनकर सत्यम कांप उठता है। उसकी आंखें चौड़ी होने लगती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मौत का हॉर्न बज रहा है। वह डरा सहमा पेड़ के पीछे खड़ा रहता है, लेकिन जल्द ही सत्यम यह समझ जाता है कि शायद बेंच पर बैठा लड़का पूनम और उस बस का अगला शिकार है। सत्यम बहुत ही ध्यान से उस लड़के को देखता रहता है। फिर बस
पूनम और उस लड़के के सामने आकर रुकती है और जैसे ही पूनम को उस लड़के को बस में चढ़ने का इशारा करती है, वैसे ही सत्यम चिल्लाते हुए बाहर आता है और कहता है, रुको रुको, इस बस में मत चढ़ना, रुक जाओ। सत्यम की आवाज सुनकर वह लड़का सत्यम की ओर देखता है। वो लड़का बस में पहला कदम रखने ही वाला था, लेकिन अचानक कदम पीछे कर लेता है। उसे सत्यम बहुत ही डरा हुआ लगता है। सत्यम भी जल्दी से उस लड़के के करीब पहुंचता है और कहता है, यह लड़की लड़की नहीं है, यह भूत है, और यह बस भी नहीं है, यह भूतिया बस है। तुम इस बस पर मत चढ़ना, वरना मारे जाओगे। पूनम सत्यम को गुस्से से घूरती है, जबकि वह लड़का सत्यम से पूछता है, तुम कौन हो और ऐसा क्यों कह रहे हो? सत्यम पूरी तरह से पसीने में भीगा हुआ था। वह घबराते हुए कहता है, मैं सच कह रहा हूं, मैं अभी अभी इस बस से नीचे उतरा हूं। ये लोग मुझे मार देते। ये जलती हुई बस है। जब तुम इस बस में चढ़ोगे तो ये लोग तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे करीब आएंगे। मेरी बात मानो, इस बस में मत चढ़ो। तभी पूनम सत्यम से गुस्से में कहती है, तुम यह क्या बकवास कर रहे हो और कौन हो तुम? क्यों हमारा रास्ता रोक रहे हो? हमें देर हो रही है, हमें बस में जाने दो। तभी सत्यम पूनम को गुस्से से धक्का दे देता है और कहता है, कितनी मासूम बन रही है, अपने जाल में फंसाकर हमें मारना चाहती है। इतना कहकर सत्यम उस लड़के का हाथ पकड़कर उसे वहां से भगाने लगता है। उधर उस लड़के को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, आखिर सत्यम यह बातें क्यों कह रहा है, क्योंकि वह लड़का भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करता था, और करता भी कैसे। इंसानों के साथ ये घटनाएं आम तो नहीं होती, और अगर एक बार हो जाए तो वो हमेशा के लिए सतर्क हो जाता है, जैसा कि सत्यम के साथ हुआ। इधर जैसे ही सत्यम उस लड़के को लेकर टिकट काउंटर से भागता है, वैसे ही वो बस भी आगे निकल जाती है और पूनम गुस्से से सत्यम और उस लड़के को देखती रह जाती है। उस लड़के का नाम रजत था। वह सत्यम के साथ भाग तो रहा था, लेकिन साथ ही साथ उससे सवाल भी पूछ रहा था कि आखिर वह उसे भगाकर कहाँ लेकर जा रहा है। जब सत्यम थक जाता है और देखता है कि आसपास सब कुछ सुरक्षित है, तब वह रुकता है। रजत सत्यम से पूछता है, अरे भाई, तुम कौन हो और इस तरह से व्यवहार क्यों कर रहे हो? तुम कोई पागल तो नहीं हो? तब सत्यम कहता है, मैं सत्यम हूं, मैं कोई पागल नहीं हूं। अभी अभी मेरे साथ एक बहुत बड़ी घटना घटी है। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। तुम जिस बस में चढ़ने वाले थे, उस बस में भूत है। वह एक भूतिया बस है, इसीलिए मैं तुम्हें वहां से भगा कर ले आया। यकीन मानो, तुम भी बच गए, वरना तुम्हारा हाल बहुत बुरा हो सकता था। इसके बाद सत्यम रजत को अपने साथ हुई पूरी घटना के बारे में बताता है, जिसे सुनकर रजत को हैरानी होती है, लेकिन अभी भी उसका मन सत्यम की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन वह शांति से सत्यम की बात सुन रहा था। रजत को लगता है कि सत्यम की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए उससे बहस करना मुनासिब नहीं है। रजत सत्यम से पूछता है, तो फिर अब क्या करना है, कहां जाना है? सत्यम कहता है, मैं कुछ देखता हूं, हम हाईवे पर किस रास्ते से जा सकते हैं, लेकिन जरा मैं हल्का होकर आता हूं। इतना कहकर सत्यम पेड़ों के पीछे लघु शंका के लिए चला जाता है, और बस रजत इसी बात का फायदा उठाता है और वहां से खिसक जाता है। रजत कुछ ही कदम चला था कि अचानक उसे वही बस दिखाई देती है जिसका टिकट पूनम ने खरीदा था। वह बस में चढ़ने लगता है और तभी सत्यम भी आ जाता है। वह रजत को बस में चढ़ते हुए देख लेता है। सत्यम उस बस को भी पहचान लेता है और एक बार फिर सत्यम की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। वह चिल्लाता है, रुको, अरे भाई रुको, मेरी बात मानो, उस बस से नीचे उतर जाओ, वरना पछताओगे। लेकिन रजत तेजी के साथ बस में चढ़ जाता है। सत्यम हार नहीं मानता। वह भी तेज रफ्तार के साथ बस का पीछा करता है और अंत में बस में चढ़ जाता है। जैसे ही वह बस में चढ़ता है तो पाता है कि रजत उसी सीट पर बैठा है जिस पर कुछ देर पहले खुद सत्यम बैठा था, और रजत के बराबर में पूनम बैठी है। सत्यम रजत के पास जाकर उसे उठाने की कोशिश करता है। वह सच में पागलों के जैसा ही व्यवहार कर रहा था। रजत से बार बार जिद कर रहा था कि इस बस से नीचे उतरे, और उसकी इस हरकत से इस बार रजत काफी ज्यादा नाराज हो जाता है। वह गुस्से में चिल्लाता है और कहता है,
क्या बात है, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। अगर तुमने एक और बार भी मुझे नीचे उतरने के लिए कहा तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। जब जेल की हवा खाओगे तो सारी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। बहुत देर से देख रहा हूं, कब से मेरा पीछा कर रहे हो और परेशान कर रहे हो। रजत को तेज आवाज में बात करता देख सत्यम सहम जाता है। रजत आगे कहता है, देख, अभी बता रहा हूं, इस बस से नीचे उतर जा। अगर तू मेरे पीछे आया तो मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। चल, जल्दी से नीचे उतर। रजत को गुस्से में देख सत्यम बिल्कुल शांत हो जाता है, लेकिन तभी पूनम रजत को शांत करती है और कहती है, रजत, तुम गुस्सा क्यों करते हो सकता है ये कोई पागल हो, इसे बस में बैठा रहने दो। तुम भी शांति के साथ बैठ जाओ। पूनम की बात मानकर रजत चुपचाप बस में बैठ जाता है। सत्यम हैरानी के साथ खड़ा रजत और पूनम को देख रहा था। तभी रजत को यह एहसास होता है कि आखिर पूनम को उसका नाम कैसे पता चला, क्योंकि अब तक उनकी हुई बातचीत में रजत ने अपना नाम नहीं बताया था। वह इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी जलने की बू आने लगती है, ठीक वैसे ही जैसे कुछ देर पहले सत्यम को आ रही थी। दुर्गंध के आते ही सत्यम एक बार फिर चौंक जाता है और कहता है, तुम्हें कुछ जलने की बदबू आ रही है? आ रही है ना? रजत हैरानी से कहता है, हाँ, आ रही है। क्या तुम्हें भी आ रही है? सत्यम कहता है, हाँ, लेकिन इस पूनम को नहीं आ रही होगी। रजत हैरानी से पूनम की तरफ देखता है तो पूनम कहती है, हाँ, कुछ अजीब सी दुर्गंध आ तो रही है, लेकिन हमें क्या, बस तो चल रही है, कुछ देर में यह दुर्गंध खत्म हो जाएगी। सत्यम कहता है, भाई, मेरी बात मानो, ये एक जलती हुई बस है, इसलिए ऐसी दुर्गंध आ रही है। इस बस में लोग जल रहे हैं। धीरे धीरे वो दुर्गंध तेज होती जाती है, इतनी तेज कि अब सांस लेना भी भारी हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जलने की दुर्गंध बस में से ही आ रही है, और उस दुर्गंध को दूर करने के लिए रजत जैसे ही बस की खिड़की खोलता है, तभी पूनम उसका हाथ रोक लेती है और कहती है, अरे, ये क्या कर रहे हो? अगर इसे खोल दोगे तो और भी ज्यादा दुर्गंध आएगी। तभी सत्यम कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, यह दुर्गंध इसीलिए आ रही है क्योंकि बस जल रही है। जब तुम इस खिड़की को खोलोगे तो बाहर केवल आग ही आग पाओगे। सत्यम के इतना कहते ही पूनम का गुस्सा हद से बाहर हो जाता है और वह गुस्से में खड़ी होकर सत्यम का गला पकड़ लेती है। धीरे धीरे पूनम का चेहरा बदलने लगता है। सत्यम पूनम के चेहरे को देखकर घबरा जाता है, लेकिन बेचारा कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। जब रजत को यह एहसास होता है कि पूनम ज्यादा ही एग्रेसिव हो चुकी है तो वह सत्यम को बचाता है, और जैसे ही रजत पूनम का चेहरा देखता है तो चिल्ला उठता है और तुरंत उछलकर पीछे गिर जाता है। पूनम का वो जलता हुआ चेहरा, टपकती खाल देखकर रजत को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। फिर देखते ही देखते बस की सीटों से जलते हुए आदमी खड़े होने लगते हैं। अब रजत को यकीन हो चुका था कि इतनी देर से सत्यम का चिल्लाना गलत नहीं था। वह बेचारा तो सच में रजत की मदद करना चाहता था। रजत को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। उसके चेहरे पर डर दिख रहा था। वह गुस्से से अपने बालों को नोचने लगता है, क्योंकि उसने सत्यम की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। लेकिन अब वह क्या करता? जब उसकी नजर सत्यम पर जाती है कि वह बेचारा मौत के करीब है, रजत हिम्मत करके पूनम से भिड़ जाता है और सत्यम को पूनम से छुड़ा लेता है। रजत घबराते हुए कहता है, अब हम क्या करें? इस बस से बाहर कैसे निकले? सत्यम कहता है, इस बस से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? दरवाजे पर लोग खड़े हैं, एक के ऊपर एक छड़े हुए हैं। यह हमें बाहर जाने नहीं देंगे। रजत पूछता है, तो तुम पिछली बार बाहर कैसे निकले थे? सत्यम कहता है, मैं इस खिड़की से बाहर निकला था, लेकिन इस खिड़की से बाहर निकलना भी आसान नहीं है। इस बार वहां पर भी जले हुए आदमी हैं। अगर हम उस सीट पर जाते हैं तो शायद वे हमें अपने साथ जलाकर राख कर लेंगे। अभी तक तो वे जले हुए आदमी बुरी तरह चिल्ला रहे थे, जैसे दर्द से तड़पते रहे हों। इसीलिए सत्यम और रजत बाहर निकलने का रास्ता देख रहे थे। लेकिन अगले ही पल बस कंडक्टर सत्यम के पास आता है और कहता है, टिकट दिखाओ।
बस कंडक्टर का वो खतरनाक चेहरा देखकर रजत और सत्यम दोनों ही घबरा जाते हैं। उनके पैर कंपकपाने लगते हैं। उन लोगों को समझ नहीं आता कि अब यहां से कैसे बाहर निकले। लेकिन तभी रजत हिम्मत करके उस सीट पर जाता है जहां से सत्यम भागने के लिए कह रहा था। लेकिन वहां पर पहले से ही 2 जलते हुए आदमी खड़े थे। रजत बस की एक सीट निकालता है और उस सीट से जलते हुए आदमी को मारने लगता है। वे 2 आदमी जैसे ही पीछे हटते हैं, रजत सत्यम को आवाज लगाकर कहता है, सत्यम, मेरे पीछे आओ। उधर सत्यम को बस कंडक्टर ने पकड़ रखा था। एक बार फिर सत्यम के हाथों पर जख्म बन चुके थे, लेकिन वह जैसे तैसे करके बस कंडक्टर से खुद को छुड़वाता है और जल्दी से उस खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करता है। रजत तो बाहर निकल जाता है, लेकिन जैसे ही सत्यम बाहर निकलने वाला होता है, तभी पूनम सत्यम का पैर पकड़ लेती है और बस के अंदर खींच लेती है। रजत सड़क के किनारे पड़ा सत्यम का नाम लेकर चिल्लाता है और उस बस को अपनी नजरों से दूर जाता हुआ देखता रहता है। रजत बुरी तरह रोने लगता है। वह अपने आप को कोस रहा था कि आखिर उसने सत्यम की बात क्यों नहीं मानी। उसे अपने की पर पछतावा हो रहा था कि उसे बचाने के चक्कर में सत्यम को अपनी जान खतरे में डालनी पड़ी। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था। रजत जिस रास्ते पर खड़ा था वह उस रास्ते से बिल्कुल अनजान था। ना उसे किसी दिशा का ज्ञान था और ना ही समय का। रजत कुछ कदम इधर उधर चलकर देखता है, लेकिन वह सही राह नहीं चुन पा रहा था। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। फिर वह अपनी जेब में हाथ डालता है ताकि अपना फोन निकाल सके, लेकिन वह देखता है कि उसका फोन उसकी जेब में नहीं है। फोन शायद बस में ही कहीं गिर गया था। रजत बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। जब उसने अपनी जेब में हाथ डाला था तब उसे फोन तो नहीं मिला था, लेकिन हाँ, उसकी सिगरेट और लाइटर जरूर मिल गए थे। रजत एक सिगरेट पीकर अपनी टेंशन दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। फिर वह सब कुछ भगवान पर छोड़कर एक सीधी राह पर चलने लगता है। हर तरफ अंधेरा था। रजत अंदाजे से आगे बढ़ रहा था, तभी उसके कानों में एक शोर गूंजता है। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ लोगों की भीड़ है और वो हल्ला मचा रही है। रजत उस शोर की आवाज को बहुत ही ध्यान से सुनता है कि आखिर ये आवाज कहां से आ रही है। फिर उसे पता चलता है कि आवाज उसी दिशा से आ रही है जिस दिशा में वह जा रहा है। रजत को थोड़ी राहत महसूस होती है। उसे लगता है कि शायद अब वह लोगों के बीच पहुंच जाएगा। इसीलिए रजत अपनी चाल तेज कर देता है और फिर एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाता है जहां पर 8 से 10 लोगों के हाथों में डंडे और तलवारें थीं और वे लोग आसपास शोर मचाते हुए किसी को ढूंढ रहे थे। रजत जब उनका पीछा करता है तो वह एक ऐसे बस स्टैंड पर पहुंच जाता है जहां पर लोगों की भीड़ जमा थी। हुड़दंग मचाने वाले लोग बस स्टैंड तक नहीं पहुंच पाए थे, क्योंकि सभी लोग बिखर कर इधर उधर किसी को ढूंढ रहे थे। ये बस स्टैंड उस बस स्टैंड से काफी हद तक मिलता जुलता था जहां से पूनम ने टिकट खरीदी थी। लेकिन तब उस बस स्टैंड पर पूनम और रजत के अलावा कोई नहीं था और अब यहां पर काफी सारे लोग थे। रजत जब उन लोगों को देखता है तो उसकी जान में जान वापस आती है। वह अपने साथ हुई घटना का जिक्र वहां मौजूद एक आदमी से करता है। वह आदमी मूंगफली बेच रहा था। रजत उसके पास जाता है और घबराते हुए कहता है, सुनो। मूंगफली वाला जोर जोर से आवाज लगा रहा था, लेकिन जैसे ही रजत उस मूंगफली वाले को आवाज लगाता है, वैसे ही मूंगफली वाला रहस्यमयी तरीके से रजत को देखता है। रजत कहता है, मुझे आपकी मदद चाहिए। मूंगफली वाला रजत की आंखों में झांकते हुए कहता है, कैसी मदद? मूंगफली वाले के पूछने पर रजत उसे अपनी कहानी सुनाने लगता है। मूंगफली वाला बिल्कुल बेजान खड़ा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वह रजत की कहानी सुनकर थोड़ा भी हैरान या परेशान है। ऐसा लग रहा था उस मूंगफली वाले में कोई भी भावनाएं नहीं हैं। रजत जब अपनी सारी कहानी बता देता है तो वह मूंगफली वाले की प्रतिक्रिया का इंतजार करता है, लेकिन जैसे मूंगफली वाले पर कोई असर ही नहीं था। वह अपना टोकरा उठाता है और चुपचाप वहां से चला जाता है। रजत को यह काफी अजीब लगता है। रजत अपने आसपास मौजूद लोगों को देख रहा था। टिकट काउंटर पर 8 से 10 लोगों की लाइन लगी हुई थी।
कुछ लोग बेंच पर अपना सामान रखकर बेंच को घेरे बैठे थे। लेकिन उस बस स्टैंड पर रजत को एक बात काफी अजीब लगती है कि वहां पर कोई भी बस नहीं खड़ी थी। रजत वहां की मौजूदा स्थिति को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी वह देखता है जो लोग रास्ते में हाथों में डंडे और तलवारें लिए घूम रहे थे, वे लोग बस स्टैंड पर आ पहुंचे हैं। और आते ही वे लोग सीधा टिकट काउंटर पर खड़े लोगों के साथ धक्का मुक्की शुरू कर देते हैं। वे बार बार एक ही सवाल पूछ रहे थे, बता कहाँ है वो लड़की, किसने देखा उसे। आखिर वे किस लड़की के बारे में पूछ रहे थे, इस बारे में रजत को अभी तक नहीं पता था। लेकिन उन गुंडों को देखकर वहां मौजूद लोग डर जाते हैं। वे लोग अपनी जान बचाकर भाग ही रहे थे कि तभी वे गुंडे डंडों से लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर में बस स्टैंड पर भीड़ कम हो जाती है। कुछ लोग रह जाते हैं जो कि घायल पड़े हुए थे और शायद उनको बचाने वाला कोई नहीं था। इसी बीच रजत भी एक बेंच के नीचे छिप गया था और वहीं से छिपकर सारा नजारा देख रहा था। तभी उसके कानों में एक गुंडे की आवाज आती है, कहाँ है वो पूनम, ढूंढो उसे, वह यहीं इसी बस स्टैंड पर छिपी होगी। अगर वो ना मिले तो इस बस स्टैंड पर आग लगा दो, कोई भी जिंदा नहीं जाना चाहिए। यह सुनते ही रजत की जैसे रूह कांप जाती है। वह गहरे सदमे में चला जाता है। अगर वह बेंच से बाहर निकलता है तो उसे डर था कि गुंडे उसे मार देंगे, और अगर यही रह जाएगा तो शायद आग की चपेट में आ जाएगा। वह मन ही मन भगवान को याद कर रहा था और गुंडों के वहां से जाने का इंतजार कर रहा था। तभी रजत की नजर एक ऐसे दृश्य पर पड़ती है जिसे देखकर रजत को दर्द का एहसास होने लगता है। उसका दिल कांपने लगता है। रजत की नजरों के सामने ही एक नवयुवक को, जिसका रंग सांवला था लेकिन शरीर मजबूत था, कुछ गुंडे उस लड़के को जमीन पर लेटाकर मार रहे हैं। वह लड़का जैसे ही खड़े होने की कोशिश करता, वैसे ही एक नया गुंडा उसे पकड़कर फिर जमीन पर गिरा देता। कोई लाठियों से मार रहा था तो कोई पैरों से कुचल रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह गुंडे उस लड़के के दुश्मन हैं। तभी रजत के कानों में एक आवाज आती है जो बहुत जानी पहचानी थी। वह आवाज थी पूनम की। पूनम चिल्लाते हुए आती है, नहीं, रुक जाओ, रुक जाओ, आयुष को छोड़ दो, उसे कुछ मत करो, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वह खबर मैंने ही छापी थी, आयुष को जाने दो। रजत उस समय हैरान रह जाता है जब वह पूनम की शक्ल देखता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, लेकिन जल्द ही वह समझ जाता है कि यह सब कुछ जो उसके सामने घट रहा है, यह एक अतीत है, एक छलावा है। यह सब कुछ सच नहीं है, क्योंकि वह इस बात से वाकिफ हो चुका था कि पूनम तो मर चुकी है, उसका शरीर जला हुआ है। ये बस स्टैंड भी वही बस स्टैंड है जहां से पूनम ने टिकट खरीदी थी। अब यह बस स्टैंड आबाद हो चुका है। ये सब कुछ इतनी जल्दी और इतनी आसानी से नहीं हो सकता था। इसलिए रजत को ये यकीन हो जाता है कि यह सब कुछ उसके सामने एक अतीत का हिस्सा है। पूनम को देखते ही गुंडे नौजवान आयुष को छोड़ देते हैं और सीधे पूनम पर हमला करते हैं। दो गुंडे पूनम का हाथ पकड़कर पीछे की तरफ मरोड़ देते हैं, जिससे पूनम चीख उठाती है। लेकिन जैसे ही वह चीखती है, तभी एक तीसरा गुंडा जाकर पूनम के मुंह पर थप्पड़ बरसाने लगता है। वह कहता है, तेरी ये हिम्मत कि तू हमारे नेता के खिलाफ खबर छापेगी। तू अभी जानती नहीं है कि तूने किससे पंगा लिया है। तूने उनकी खबर छापकर अपने लिए मौत को दावत दी है। तेरा हम वो हाल करेंगे जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तेरी मौत नेताजी के दुश्मनों के लिए एक सबक होगी। तभी पूनम हंसते हुए कहती है, यह तुम नहीं, यह तुम्हारे नेताजी का डर बोल रहा है। तभी तुम लोग मेरी मौत को लोगों के लिए सबक बनाने की सोच रहे हो। लेकिन याद रखना, मैं वह चिंगारी भड़काई है जो अब सीधे आग में बदलेगी और लोगों के मन से तुम्हारे नेता का डर भी हटा देगी। वो गुंडा कहता है, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। और इतना कहकर वह पूनम के पेट पर अपनी बड़ी तलवार से कई बार वार करता है। रजत की आंखें फटी की फटी रह जाती है जब वह अपने सामने पूनम की हत्या होते हुए देखता है। वहां पर मौजूद लोग जो कि घायल अवस्था में पड़े थे, उन सभी ने पूनम की हत्या होते देखी थी। बस काउंटर की खिड़की पर बैठा वह टिकट काटने वाला व्यक्ति भी पूनम की मौत से खौफ में आ चुका था। लेकिन जैसे ही गुंडों की नजर वहां मौजूद हर इंसान पर पड़ती है,
वह अपने साथियों को आदेश देता है, जला दो इस बस स्टैंड को, एक भी इंसान बचना नहीं चाहिए। इतना कहकर वो गुंडा तो वहां से चला जाता है, लेकिन उसके साथी हर जगह मिट्टी का तेल छिड़क देते हैं। इधर वो नौजवान आयुष लगभग खड़ा हो चुका था और पूनम के पास जा रहा था। पूनम दर्द से तड़प रही थी। वह धीरे धीरे मौत के करीब जा रही थी। ठीक उसी समय वहां पर एक बस आ जाती है जो कि मुंबई जाती थी और रात के 8 बजे के बाद भी चलती थी। आयुष की नजर जैसे ही उस बस पर पड़ती है, वह बस कंडक्टर से मदद मांगता है। बस कंडक्टर और ड्राइवर भी वहां के मौजूदा हालात देखकर घबरा जाता है। बस कंडक्टर और आयुष देखते हैं कि वह गुंडे लोग जगह जगह मिट्टी का तेल छिड़क रहे हैं। बस कंडक्टर कहता है, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए, लेकिन तभी आयुष कहता है, हमारे पास इतना समय नहीं है। जब तक पुलिस यहां आएगी ये लोग इस जगह को खाक बना देंगे। हमें यहां से ले चलिए, वहां मेरी दोस्त पड़ी है, वह भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। आप हम सबको अपनी बस में चढ़ा लो और बस अस्पताल तक लेकर चलो। वैसे भी पुलिस इन गुंडों के हाथों बिक चुकी है, हमारी शायद ही कोई मदद करे। आयुष की बात सुनकर बस कंडक्टर आयुष की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वह आयुष के साथ मिलकर पूनम और कुछ घायल लोगों को बस में चढ़ा लेता है, लेकिन तब तक गुंडे उस इलाके में आग लगा देते हैं। लेकिन फिर भी बस कंडक्टर, ड्राइवर और आयुष जितने लोगों को बस में चढ़ा सकते थे चढ़ा लेते हैं। जब बस ड्राइवर को लगता है कि अब इस बस में और लोगों को चढ़ना सही नहीं है और आग भी तेजी के साथ फैल रही है, तो वह अपनी बस स्टार्ट करने लगता है। लेकिन तभी वहां पर मौजूद कुछ गुंडों की नजर आयुष पर जाती है। वे देखते हैं कि आयुष जिंदा बचकर भाग रहा है और तभी वह गुंडे शोर मचाकर अपने सभी साथियों को इकट्ठा करता है। अरे वहां क्या लगे हो, ये देखो, ये आयुष लोगों को बचाकर भाग रहा है। अगर यहां से एक भी जिंदा बचकर गया तो हम लोग पकड़े जा सकते हैं। एक भी सबूत मत छोड़ो, इस बस को भी जलाओ। ये बात सुनते ही सभी गुंडे उस बस का पीछा कर पकड़ लेते हैं। बेचारा बस ड्राइवर अपनी बस स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसी समय गुंडे बस पर केरोसिन छिड़क देते हैं। आयुष लगातार बस ड्राइवर से कह रहा था, भैया जल्दी करो, जल्दी चलाओ, वे लोग हमारी बस पर केरोसिन डाल रहे हैं। और जैसे ही बस स्टार्ट होती है वैसे ही गुंडे उस बस पर भी आग लगा देते हैं। जब तक बस रफ्तार पकड़ती है तब तक आग भी बस को धुएं की तरह पकड़ लेती है। रात का अंधेरा था। जलती हुई बस रजत की आंखों से दूर चली गई। फिर धीरे धीरे सब कुछ धुंधला सा होता चला गया, जैसे आग के धुएं में सब कुछ उड़ सा गया। रजत, जो कि अभी भी बेंच के नीचे छिपा हुआ था, जब वह आसपास का दृश्य देखता है तो हैरान रह जाता है और जल्दी से बेंच के नीचे से निकलता है। आसपास एक अजीब सन्नाटा छाया हुआ था। खामोशी बहुत गहरी थी। कहने को तो वहां कोई नहीं था, लेकिन हर सेकंड एक आहट हो रही थी, जैसे अब कोई आने वाला है। रजत को अपने कानों में हर पल एक आहट सुनाई दे रही थी, लेकिन जब रजत उस आहट को गौर से सुनता और देखने की कोशिश करता है कि आखिर कौन है, तो उसे कोई भी नजर नहीं आता। रजत एक ऐसे लूप में फंस चुका था जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, और वो यह भी नहीं जानता था कि वह कब तक इस लूप में फंसा रहेगा और बाहर कैसे निकलेगा। हार कर रजत बेंच पर बैठ जाता है। उसने अपने मुंह को अपने हाथों से छुपाया हुआ था और बस सोच रहा था कि यह समय कैसे पूरा होगा। अचानक उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। रजत उछलकर उस व्यक्ति को देखता है तो पाता है कि यह सत्यम है। अगले ही पल रजत के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह कहता है, सत्यम, तुम ठीक हो? मैं तो डर ही गया था, तुम बस से कैसे उतरे? सत्यम रजत की बात का कोई जवाब नहीं देता, लेकिन देखते ही देखते सत्यम का शरीर झुलसने लगता है, जैसे कोई कागज बिना आग की लौ के झुलस रहा हो। यह देखते ही रजत एक बार फिर घबरा जाता है और सत्यम से दूर हटने लगता है। लेकिन सत्यम धीरे धीरे रजत के करीब आता है और उससे कहता है, भाग जाओ यहां से, चले जाओ, वो बस फिर आने वाली है। रजत का चेहरा खौफ के मारे बिगड़ा ही चला जा रहा था। सत्यम की बात सुनकर रजत उल्टे पांव ही भागना शुरू कर देता है, लेकिन लौटकर वह उसी बस स्टैंड पर आ जाता है। रजत इन सब से बहुत परेशान हो जाता है।
फिर अचानक उसे टिकट काउंटर पर पूनम दिखाई देती है। पूनम को देखकर रजत सहम जाता है। वह दूर खड़ा पूनम को देख रहा था और इस बार अचानक पूनम भी रजत की ओर देखकर मुस्कुराती है। वह दूर से ही रजत को बस का टिकट दिखाती है और इशारे से रजत को अपने पास बुलाती है, लेकिन रजत नहीं आता। रजत इतना तो समझ चुका था कि उसका भागना व्यर्थ है। वह कितना भी भाग ले, वापस इस बस स्टैंड पर ही आ जाएगा। वह दूर से ही पूनम को देखता रहता है। पूनम चुपचाप बेंच पर जाकर बैठ जाती है, जैसे बस का इंतजार कर रही हो। अचानक फिजा में एक आवाज गूंजती है, रजत, देर हो रही है, बस निकल जाएगी, यहां आ जाओ। वह आवाज पूनम की ही थी, लेकिन रजत पूनम की बात नहीं मानता। वह एक दीवार के पीछे छिप जाता है ताकि पूनम उसे देख न सके, लेकिन रजत बहुत ही नादान था। वह यह नहीं जानता था कि पूनम एक आत्मा है, एक भूत है। उससे छिपना आसान नहीं है। रजत सांस रोककर दीवार के पीछे खड़ा था कि अचानक उसके कानों में पूनम की आवाज आई, जो बहुत ही करीब से आई थी। कब तक छुपोगे? तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। रजत ने जैसे ही अपनी दाएं ओर देखा और चिल्ला उठा। पूनम एक बार फिर भयानक चेहरे के साथ उसके सामने खड़ी थी। रजत वहां से भागने लगा, लेकिन जैसे ही वह बाहर की तरफ भागा, कुछ जलते हुए आदमी उसकी ओर बढ़ने लगे। रजत लगभग हर तरफ से घिर चुका था। सभी उसे अपने साथ ले जाने के लिए जिद कर रहे थे और बस तभी एक हॉर्न की आवाज के साथ बस आ जाती है। बस की हालत बिल्कुल ठीक थी। रजत को कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आता, इसीलिए वह घबराकर उस बस में चढ़ जाता है। रजत जैसे ही बस में चढ़ता है, वह पाता है कि उसमें बहुत सारे यात्री बैठे हैं, जो कि बिल्कुल ठीक ठाक है। यह देखकर रजत को थोड़ा अच्छा महसूस होता है। उसे लगता है कि यह बस शायद एक असली बस है और इस बस से उसे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। रजत शांति के साथ एक सीट पकड़ लेता है और रिलैक्स होकर टेक लगाकर आंख बंद करता है। तब उसे लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगती है, जिससे उसकी आंखें एकदम खुल जाती है। तभी वह अपने आसपास कई सारे जले हुए व्यक्तियों को देखता है, जो उसे घेरे खड़े थे। रजत चिल्ला उठता है और हिम्मत करते हुए सभी को धक्का देकर उठ जाता है। इन सब में उसके हाथ भी झुलस जाता है, लेकिन वो फिर भी बस से बाहर जाने की कोशिश करता है। रजत बस का दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। तभी रजत की नजर दरवाजे के बराबर की सीट पर पड़ती है। वहां उसे वही बस की टिकट दिखती है जो पूनम ने खरीदी थी। बस की उस सीट में भी आग जल रही थी, लेकिन हैरत की बात यह थी कि वो टिकट नहीं जल रही थी। यह देखकर रजत को काफी हैरानी होती है। रजत उन टिकट को उठाकर देखता है और फिर आग में डालने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वह टिकट नहीं जलती। न जाने रजत के मन में क्या आता है। वह सोचता है कि अगर वह इस टिकट को जला दे तो शायद यह सब कुछ यहीं थम जाए, और इसीलिए वह अपनी जेब से लाइटर निकालता है और उन 2 टिकटों को जला देता है। जैसे ही वह टिकट जलना शुरू होती है, वैसे ही बस की स्पीड कम होने लगती है। बस में जलती हुई आग भी धीरे धीरे कम होने लगती है। रजत जैसे ही देखता है कि बस की रफ्तार कम हो चुकी है, वह दोबारा बस का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है और इस बार बस का दरवाजा खुल जाता है। उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं होता। वह चलती हुई बस से ही नीचे कूद जाता है, लेकिन इस बार जैसे ही रजत नीचे कूदता है तो उसे सत्यम का जला हुआ शव दिखाई देता है। रजत सत्यम की लाश को देख देखकर काफी देर तक रोता है। जब धीरे धीरे दिन निकलने लगता है, तब जाकर रजत खुद को संभालता है और लोगों की मदद के लिए निकलता है। कुछ ही देर में वह मुख्य सड़क तक पहुंच जाता है। जैसे ही वहां उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं, वह उन्हें अपनी आप बीती बताता है। कुछ लोग तो उसकी बातों को यकीन नहीं करते, लेकिन उन्हीं लोगों में एक आदमी था, बैजनाथ। जब वह रजत की कहानी सुनता है तो रजत पर यकीन करता है। साथ ही उसे यह भी बताता है कि हाँ, इस सुनसान सड़क पर रोज रात को एक जलती हुई बस दौड़ती है। आज से लगभग 30 वर्ष पहले एक पूनम नाम की लड़की, जो कि सोशल वर्कर थी, अपने साथियों के साथ मिलकर यहाँ के नेता मिलिंद के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी। नेता बहुत ही भ्रष्ट था। पूनम के कारण मिलिंद का न केवल राजनीतिक कैरियर खतरे में आ गया था, बल्कि लोगों ने उसका बहिष्कार करना भी शुरू कर दिया था
और इसी का बदला लेने के लिए उसने अपने गुंडों से पूनम और उसके साथियों को मरवा दिया था। और इस साजिश में वे लोग भी मारे गए थे जो उस समय बस स्टैंड पर मौजूद थे। रातों रात बस स्टैंड जल पर राख हो गया। लेकिन हाँ, इस घटना के बाद मिलिंद को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। बाद में दूसरी सरकार ने इस बस स्टैंड को दोबारा बनवाने की कोशिश की, लेकिन जब यहाँ मजदूर काम करने आए तो उनके साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। उन्हें जले हुए आदमी दिखाई देने लगे। शाम होते ही रोने और चिल्लाने की आवाज आने लगी। कुछ लोगों को तो जलती हुई बस नजर आती थी। शायद तुम बहुत ही खुशकिस्मत इंसान हो जो उस बस के प्रकोप से बच सके। सच में रजत खुशकिस्मत इंसान ही था। बदकिस्मत तो बेचारा सत्यम था जो रजत की मदद करने चला था। रजत को सत्यम की मौत का बहुत अफसोस होता है। काश उसने पहले ही सत्यम की बात मान ली होती तो शायद आज दोनों जिंदा होते। और साथियों, रजत ही क्यों, अक्सर हम सभी के अंदर रजत के जैसे ही मेंटालिटी होती है। हम ये मानते हैं कि भूत प्रेत जैसी चीज तो होती ही नहीं है, तो हम इन चीजों पर बिलीव क्यों करें। अगर यहाँ पर रजत उस सत्यम की बात मान लेता, हालांकि पहले तो सत्यम को भी किसी भी चीज पर यकीन नहीं था, लेकिन जब खुद के साथ उस भूतिया बस में उसके साथ जो घटना घटी, उसको देखने के बाद उसके रोंगटे पूरी तरह से हिल गए थे। जिस डर को वह आज तक महसूस नहीं कर पाया था, जिस डर के बारे में वह हमेशा नकारा करता था, वही डर उसके सामने सच बनकर आ गया। और यही बात उसने रजत को समझाने की कोशिश की, और रजत के ना समझने की वजह से आज सत्यम इस दुनिया में नहीं रहा। और रजत को भी इस बात का काफी मलाल रहता है। और यह पूरी स्टोरी मुझे रजत ने ही शेयर की है। तो अगर आपके भी कभी ऐसी सिचुएशन बन जाए और कोई आपको सही सलाह दे रहा हो, तो उसके बातों को इग्नोर करने के पहले एक बार ठंडे दिमाग से जरूर सोचना। हो सकता है उसमें कहीं ना कहीं आपका फायदा ही हो। तो उम्मीद करता हूं आपको यह स्टोरी काफी अच्छी लगी होगी और लास्ट तक आपने एंजॉय भी किया होगा। अच्छा, ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने आखिर तक स्टोरी सुनी है, जो अब तक सुन ही रहे हैं। अगर ऐसे साथी हैं तो वह लिखिए कि हम है मिस्टर एक्स की लॉयल फैमिली, जो अंत तक सुनते हैं हर स्टोरी। चलिए अब अपने कुछ साथियों का नाम लेते हैं। फिजा इस्लामाबाद, आंचल जोशी अलवर, जसप्रीत सिंह नई दिल्ली, अतुल शर्मा पानीपत, सुभाष यादव, रेहान शेख, मिथिलेश कुमार जयपुर, गीता मगर नेपाल, अपूर्वा वोरा मुंबई, विकास कुमार। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली स्टोरी पर।